नमस्कार बच्चों। पिछले भाग में हमने देखा था कि परिस्थिति तंत्र का जो पहला हिस्सा था, जो कि था सजीव का हिस्सा, वो हिस्सा हमने देख लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। धरती पर कोई भी जीव है और उसके जीवन के लिए पर्यावरण की बहुत जरूरत होती है। तो सजीव घटक और निर्जीव घटक दोनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो पहले घटक की बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे दूसरे घटक की, जिसका नाम है निर्जीव घटक, नॉन लिविंग कंपोनेंट। देखने भी लगता होगा कि नॉन लिविंग है, क्या है, कोई महत्व नहीं होगा इसका, लेकिन जितना सजीव का महत्व है उतना ही निर्जीव का महत्व है। क्योंकि पर्यावरण के निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आते हैं। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि इनको आप बना नहीं सकते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल ये पैदा नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं। निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव हो पाता है। किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। यानी कि अगर इसमें से कोई भी तन मंडल अगर कम ज्यादा हो जाए तो उससे पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या पैदा हो जाती है। आगे अगर बात करें, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के से परस्पर संबंधित हैं। यानी कि ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग है, बल्कि ये एक दूसरे से क्या है, आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इन संसाधनों का काफी ज्यादा यानी कि अधिकाधिक प्रयोग कर रहा है। एक समय था जब हमारे घरों में पेड़ों की पूजा होती थी। राजा महाराजा सड़क किनारे पेड़ लगवाते थे। लेकिन आज की परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं। आज क्या होता है, आज पेड़ों को हम अपनी आवश्यकता के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में काट रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण का असंतुलन पैदा हो रहा है। तो पर्यावरण का यह असंतुलन मानव सहित सभी जीवों के लिए जीवन का खतरा पैदा कर रहा है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सबका जीवन प्रभावित होगा। यह अत्यंत दुखद और चिंताजनक स्थिति है। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमें ध्यान देना होगा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हम कर ले, लेकिन प्रकृति का ज्यादा दुरुपयोग ना हो, जिससे कि वो हमेशा चलती रहे, सस्टेनेबल रहे, और उसका जो ऑप्टिमम लेवल है, जितना उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, प्रकृति को उतना मिल सके। सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। उसी पारिस्थितिकी तंत्र के कारण ही हम सभी जीव, सजीव और निर्जीव, अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। इसका उदाहरण चलिए देखते हैं खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन के रूप में। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी को या श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक और दूसरे सिरे में सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं 3 प्रकार की आहार श्रृंखलाएं दी गई हैं। इन्हें ध्यान से देखने से आपको उत्पादक उपभोक्ता मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र में 2 तरह की श्रृंखलाएं दी हुई हैं। एक यहाँ पर ये है, एक वन है, एक पानी में है, एक स्थल जमीन पर है, ये पानी के अंदर है, और दूसरा ये पेड़ है। तो अलग अलग पौधे हैं। इनको जो उपभोक्ता है वो ग्रहण करते हैं, और ऑप्टिमम यानी हाईएस्ट लेवल यहाँ पहुंचता है। यहाँ पर इस श्रृंखला का हाईएस्ट लेवल यहाँ टाइगर के पास, और इसमें छोटा जीव है, मेढक है, फिर सांप है, सांप के बाद फिर यहाँ पर बाज है या कोई और अन्य जानवर, गिद्ध है। ये श्रृंखलाएं इस तरह से चलती हैं। नीचे के जो श्रृंखला है, ये शुरुआत वाले हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं
उत्पादक क्या बोलते हैं? उत्पादक हैं, यानी कि ये सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, यानी स्वयं भोजन बनाते हैं। बाकी उसके ऊपर जितने भी पाए जा रहे हैं ये उपभोक्ता है, अलग अलग श्रृंखलाओं पर। तो इस प्रकार हमने जाना उत्पादक और उपभोक्ता से संबंधित ये टेबल। अब हम जानते हैं आहार जाल के बारे में। खाद्य श्रृंखला के बाद अब बात करेंगे हम आहार जाल के बारे में। तो आहार जाल क्या होता है, फूड वेब क्या होता है? प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। आहार श्रृंखलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध एक रेखा में ना होकर जाल के रूप में उलझ जाते हैं। इसे आहार जाल कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आहार जाल की ए, परिभाषा हो गई। प्रत्येक परिस्थिति तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। ये कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आहार श्रृंखलाओं के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध एक रेखा में ना होकर जाल की तरह उलझ जाते हैं। इसे आहार जाल कहते हैं। दिए गए चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हिरन है, यहाँ पर शेर है, यहाँ सियार है। तो इसके अलावा अपघटक भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये है, ऊपर से शिकार इनका करता है मरने के बाद। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको माध्यम से एक पूरा आहार जाल बन जाता है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल बन जाता है, खाद्य श्रृंखला नहीं, खाद्य जाल बन जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट की बात करेंगे, उसका नाम है फ्लो ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का ऊर्जा का प्रवाह। अगर हम इसकी बात करें तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? यहाँ पर हम समझते हैं किसी भी परिस्थिति तंत्र के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी इकोसिस्टम है तो उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब प्रकृति में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य, यानी सूर्य से ही सभी को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा को पौधे ग्रहण करके खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब इन्हीं खाद्य पदार्थों को को जीव भोजन के रूप में लेते हैं, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस प्रकार सभी जीव जंतु एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहा होता है वो किस लिए करता है? ऊर्जा के लिए होता है। तो ऊर्जा का जो शुरुआत होती है वो होती है सूर्य से। सूर्य से पौधों में आती है। पौधों से जो भी जीव पौधों को खाते हैं, फिर वो श्रृंखला के अंतर्गत आगे ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता रहता है। ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से पौधों, पौधों शाकाहारी जीव, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से अपघटक, और पुनः पेड़ पौधों को फिर से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को समझा। और चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं, उन फैक्ट की भी जानकारी लेते हैं। सौर ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही पृथ्वी में पारिस्थितिक तंत्र को प्राप्त हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाले जो ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा होता है वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही विकिरण आदि द्वारा नष्ट हो जाता है। यह पृथ्वी पर हो रहे प्रदूषण का दुष्परिणाम है। यानी कि सनलाइट पृथ्वी तक बहुत ही कम पहुंच पाती है। यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है। यहाँ का बीच में आने के दौरान यहाँ पर बहुत सारा पोल्यूशन इकट्ठा हो चुका है। उन्हीं पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन होता है, ये किरणें आती हैं लेकिन इधर उधर ये डिफ्लेक्ट होने की वजह से पृथ्वी तक ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं। अगला है प्रकाश ऊर्जा का मात्र 1 से लेकर 5% भाग ही हरे पौधे द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो पाता है। यानी जितना भी लाइट एनर्जी आती है उसका मात्र 1 to 5% ही पौधे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी चीज, पौधों की लगातार घटती संख्या का ये परिणाम। अगर पौधे अधिक होते तो ज्यादा मात्रा में प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग हो पाता। नेक्स्ट है उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों और कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण।
या वृक्षों और कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। यानी कि लगभग लगभग हर एक जीव की संख्या में भी, ऊर्जा की मात्रा में भी कमी देखने को मिलती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ शुरू होता है। इसका नाम है पर्यावरण परिवर्तन। इस परिवर्तन की अगर हम बात करें तो प्राणियों में अनुकूलन, यानी कि पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है उसके अगेंस्ट या उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए प्राणियों का अनुकूलन बहुत जरूरी है। सभी जीव उस वास स्थान पर रहना पसंद करते हैं जिसके लिए वह अनुकूलित हो। मछली अगर है तो मछली पानी के अंदर ही रहना पसंद करती है क्योंकि वो उसके लिए अनुकूलित होती है। वनों के काटे काटे वनों के काटे जाने से अनेक जीवों के लिए वास स्थान की समस्या उत्पन्न हो गई। प्रत्येक प्राणी अपने शरीर के अनुसार अनुकूल स्थान का चुनाव करता है। इस सांप बिल में, पक्षी पेड़ों पर, मछली पानी में। यदि इनके आवास को हम बदल दें तो इनको बहुत कठिनाई होती है और ये नष्ट भी हो सकते हैं। जैसे मछली को बाहर पानी से निकालेंगे तो ये मर सकती है। और पृथ्वी पर लगातार जो हो रहे प्रदूषण है, इसके कारण क्या होता है कि जो जीव होते हैं वहां पर रहते हैं, उन नेचुरल हैबिटेट में भी वो अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, फलस्वरूप विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि ताजा उदाहरण है गिद्ध, सारस और बाघ और भारतीय चीता। ये बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं, लगभग लगभग विलुप्त होने की कगार पे आ चुके हैं। यहाँ तक कि डायनासोर और डोडो ये पूर्ण तरह से कंप्लीटली विलुप्त हो चुके हैं। इनके एक भी जीव धरती पर अवशेष नहीं। बात करेंगे सजीवों में अनुकूलन। तो जीवित रहने के लिए सभी जीवधारियों को कुछ जरूरतें होती, कुछ आवश्यकता होती है, जैसे कि उचित वातावरण, आवास, भोजन, पानी, सुरक्षा और प्रजनन। वातावरण, उचित वातावरण, आवास, भोजन, पानी, सुरक्षा और प्रजनन, इन बातों की आवश्यकता होती है सजीवों को अनुकूलन के लिए। सभी जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण से काम लेते हैं, पर्यावरण के माध्यम से ही सारी चीजें प्राप्त करते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंतु पौधे अपने पर्यावरण के अनुरूप शारीरिक रचना, कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। परिवेश के अनुरूप जीवों में यह परिवर्तन अनुकूलन कहलाता है। यानी कि परिवेश के अनुसार जीवों के अंदर जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आता है, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में कोई भेड़ है, उसके बाल क्या होंगे, काफी बड़े हो जाएं, और तो वो एक तरीके से वो ठंडी से लड़ने के लिए अनुकूलित हो रहे हैं। और गर्मी में कम हो जाए तो वो उसके लिए अनुकूलित हो रही है। किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक, क्रियात्मक, स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। जो भी बदलाव आए वो स्थायी हो, अस्थायी ना हो। किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन क्या होती है? एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। ये कई वर्षों में परिवेश के अजैविक घटकों में परिवर्तन के अनुरूप ही अनुकूलन होता है। वे जीव जो इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण जानते होंगे डायनासोर की। डायनासोर एडजस्ट नहीं कर पाए और आज वो धरती से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कुछ खास दशाएं हैं। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां पर क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी, पानी की कमी और रेत का मैदान होता है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो जो यहाँ पर जो जंतु होते हैं, ऊंट, नागफनी, बबूल और घृतकुमारी, ये वैसे ही जंतु होते हैं जो इनमें अनुकूलित हो सके। ऊंट के जो पैर होते हैं गद्दार होते हैं, यानी कि अंदर वो मिट्टी में धंसते नहीं है। रेत के मैदान में चलने में इनको सहायता मिलती है। कुपड़ में वसा होती है जो भोजन का संचित रूप है, और पानी भी ये स्टोर रखता है जिससे कि विषम परिस्थितियों में पानी ना मिले तो काम चल जाए। नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के ह्रास, यानी कि पानी के उड़ने को रोकने के लिए कांटों के रूप में बदल जाती हैं। जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। तना चपटा और गूदेदार हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारी अनुकूलन हमको देखने को
देखने को मिलती है। अब बात करेंगे जलीय अनुकूलन की। जलीय अनुकूलन की बात करें तो यहाँ पर जहाँ का जल की मात्रा ज्यादा होती है, तो वहां पर मछली, मेढक, कमल, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि पौधे होते हैं। तो इसमें होता क्या है, मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखित हो जाता है, धारा रेखित बना होता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है, लहरों के अनुसार ही उसकी संरचना बनी होती है। और इसके अलावा श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। मेढक के जो पैर होते हैं उसकी उंगलियों के बीच में झिल्ली पाई जाती है, जिसे पादजाल कहते हैं। ये तैरने में पतवार की तरह सहायता करते हैं। जलीय पौधों का जो तना होता है वो लंबा, हल्का और मुलायम होता है। तने के अंदर वायु कोष्ठ पाए जाते हैं जो इसे तैरने में सहायता करते हैं। पत्तियां चिकनी, चपटी और हरी होती हैं। चिकनी पत्तियां पौधों को पानी से सड़ने से बचाती हैं। चौड़ी और चपटी पत्तियों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। यानी यहाँ पर पानी को अधिक मात्रा में यूज करते हैं जलीय पौधे और जंतु, और उसी के अनुसार ये अनुकूलित होते हैं। चलिए हम देखते हैं अब अगले हिस्से की, वो है पर्वतीय, यानी कि पर्वतीय पौधों की स्थिति क्या है। यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ ठंडी बहुत ज्यादा होती है, बर्फ गिरती है, ढालदार चट्टान होती है। यहाँ के जो जीव होते हैं याक, पहाड़ी भालू, बकरी, चीड़ और देवदार नामक पौधे। तो ये इस तरह के पौधे वातावरण में पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। याक की जो त्वचा होती है बहुत मोटी और होती है, बाल लंबे होते हैं और बहुत ठंडी में ये आराम से बच सकते हैं। पहाड़ी बकरी क्या होती है, इसके जो पैर के खुर होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए ये अनुकूल बने होते हैं। पहाड़ी वृक्ष की बात करें, चीड़, देवदार आदि, ये क्या होते हैं, शंकुआकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी एवं पत्तियां सुई के समान होती हैं। इसमें वर्षा का जल और बर्फ इन पर रुकती नहीं है और आसानी से फिसल जाती है। अगर सुई के समान पत्ती होगी तो उसमें कहाँ से कोई रुकेगा, कोई बर्फ, सुई से स्ट्रक्चर बन जाती है। तो चलिए हमने आज बहुत कुछ पढ़ा, समझा और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमारी समझ बेहतर हुई है। कुछ हमारे दायित्व भी हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। अगर हम बात करें अपने दायित्वों की, तो हमें अपने घर के आसपास क्या करना है, अधिक वृक्ष लगाने हैं। घर, विद्यालय, जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाना है, और अगर कोई पेड़ काटे तो शिकायत भी कर देना। नंबर 2, जल स्रोत जो भी होते हैं उनको प्रदूषण से बचाना है। तीसरी बात है, वन्य प्राणियों की संरक्षण करना हमारा दायित्व है। कोई भी जीव जंतु को शिकार नहीं करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। और वायु, जल, भूमि बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, इनको भी प्रदूषित नहीं करना है। इसके अलावा खेती में जैविक खाद का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो और कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तालाब में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे मछली, मेढक, कछुआ आदि हैं, इनका अधिक मात्रा में कोई शिकार ना करे, इस पर भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ समझा, जाना। अगले भाग में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।